अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो केस की समाअत हुई है और इस समाअत में हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्रुर और तबादले करने से रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और ये हुक्म दिया है कि जब तक अगली समाअत नहीं होती है, जब तक अगला अहकाम जो है नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक तकर्रुर तबादले ना हो। अब जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सुमोटो नोटिस को खुशाइन करार दे रही है, तो वहीं इस वक्त जो हुकूमती रहनुमा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये हुकूमती इक़दामात में मुदाखलत करने के मुतरादिफ है। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कि कल का दिन इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वैसे तो अफवाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं, 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है, हुकूमत जा भी सकती है, मुश्किल फ़ैसले भी कर सकती है। लेकिन होगा क्या सिर्फ दो आउटकम्स हो सकते हैं कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, या फिर ये हुकूमत जो है वो मुश्किल फ़ैसले मईशत के लिहाज से लेकर इस हुकूमत को जारी रखने का फ़ैसला भी कर सकती है। लेकिन एक कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही है। इस वक्त भी सरगोदा में जलसा जारी है मुस्लिम लीग नून का, जिसमें थोड़ी देर पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने खिताब किया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आवाम के लिए महंगाई का तूफ़ान लाने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए और हुकूमत को खैर बात कह दो और मैदान में आओ। ये मैसेज वो किसको दे रही हैं? क्या इमरान खान को दे रही हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब को दे रही हैं? दूसरी तरफ जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाई गई है, IMF के साथ मुज़ाकरात भी जा रही हैं, उससे तासुर ये मिला था कि शायद ये हुकूमत जो है वक्त पूरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके ऊपर इजलास भी किए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो कल खिताब भी कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर पाई जाती है, जो कहा जाता है कि उनके दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है, एक इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मरियम साहिबा की बातों से आज यही लग रहा था कि वो ये कह रही हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा ये कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं उनमें क्या पेशरफ्त हुई है, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं और अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे। क्या अमेरिका की मदद जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकती है, मदद कर सकती है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। मोना आलम, एंकर पर्सन, तजियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अमीर अब्बास साहब, ये कन्फ्यूजन आपको भी महसूस हो रही है या फिर क्लियर है चीज़ें कि इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है अब मामला? क्योंकि जो आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी उसमें कहा था कि इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, बड़ी तादाद में अशिया पर पाबंदी लगाई जा रही है जिससे फ़ायदा होगा, पर एनम जो है $6 अरब हमें बचेंगे, मुल्की मईशत के लिए बेहतर होगा। आज मरियम साहिबा ने आपसे थोड़ी देर पहले जो सरगोदा के जलसे में कहा है वो कह रही हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ाने की, पिछली हुकूमत की नाअहली अपने सर लेने की, इलेक्शन की तरफ जाओ। ये चल क्या रहा है? खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए आयशा, दो सवाल। एक तो ये कि क्या इलेक्शन अर्ली होना चाहिए या नहीं, और दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या इलेक्शन बात कर ले कि क्या इलेक्शन चाहिए या नहीं। तो पार्लियामेंट को अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। पाकिस्तान उन मुल्कों की तरह नहीं है कि जहां बार बार आप अगर गवर्नमेंट को चेंज करें, जैसे इन्होंने मुस्लिम लीग नून और सबने मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज की, आज इमरान खान उनकी गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। तो पाकिस्तान उन मुल्कों की तरह नहीं है जो बार बार तब्दीली का मुतहम्मिल हो सकता है। दुनिया में ऐसे कुछ मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे जापान, जो दुनिया के 10 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक और बेस्ट डेमोक्रेसी में से है। जापान में हर 1.5-2 साल के बाद हुकूमत तब्दील होती है, लेकिन जापान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि वो अब वो इन बातों से बहुत आगे जा चुका है, वो इतना डेवलप्ड हो चुका है कि वहाँ शख्सियात के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, पॉलिसी तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान अभी उस लेवल पर नहीं होती। पाकिस्तान उस लेवल पर नहीं है कि आप यहाँ पे हर 1.5-2 साल के बाद गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, उनकी टांगे खींचें, पॉलिटिक्स करें, लेग पुलिंग करें, उनको निकालना शुरू कर दें। पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है उसूली तौर पर तो इमरान खान की हुकूमत को वक्त पूरा करने देना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो इनकी इस हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए अपना, जो उनके पास 1.25 साल का है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। देखिए,
इमरान खान साहब को जब इन्होंने निकाला इक़्तिदार से, तो ये बिल्कुल नवश्ता दीवार था और ये हमें नज़र आ रहा था कि इमरान खान इनके लिए इक़्तिदार को फूलों की सेज नहीं रहने देंगे, बल्कि कांटों का बिस्तर बना देंगे। और जो जिस तरह हम में से बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, बिल्कुल बैन ही वही सूरत-ए-हाल गुज़श्ता 1.5 माह से आप मुल्क में देख रही हैं। वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वोट बैंक के हिसाब से पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ। उनकी एक सूबे में हुकूमत है, इस वक्त भी। अब इससे पहले मुल्क के तकरीबन 3/4 पर उनकी हुकूमत रही है। अभी भी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। तो बहरहाल वो एक बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी है। उनसे उनके तर्ज सियासत पे या उनकी गुज़श्ता गवर्नेंस से लाख इख्तलाफ, लेकिन उनके पॉलिटिकल एंटिटी होने से हम इनकार नहीं कर सकते। वो एक अनफॉरगेटेबल फिनोमेना है पाकिस्तानी सियासत में और एक अनअवॉइडेबल फिनोमेना है। लिहाजा जब तक वो रहेंगे ऑपोजिशन में, वो इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। और ये हुकूमत भी आज भी, जिस मरियम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को ऊपर ज्यादा फोकस करने के बजाय इमरान खान को बुरा भला कहने पर ज्यादा फोकस किया। तो जितना अर्सा ये हुकूमत चलेगी, एक तो इमरान खान इनको नहीं चलने देंगे, तंग करते रहेंगे इनको ऑपोजिशन में, जैसे वो आज कह चुके हैं कि मैं आके बैठूंगा। पहले तो इबाम था कि वो धरना देंगे या नहीं देंगे, आज उन्होंने वाजे कर दिया कि वो धरना देने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और वो उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक उनको इलेक्शन डेट नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ ये हुकूमत जो है, ये अपने काम पर फोकस करने के बजाय इमरान खान के साथ दू-बदू लड़ाई में मसरूफ रहेगी। तो बेहतर यह है कि एक विन विन सिचुएशन निकाली जाए। विन विन सिचुएशन ये निकलती है कि वैसे तो इलेक्शन होने हैं अक्टूबर-नवंबर 2023 में। इमरान खान चाहते हैं कि अगले 1.5 से 2 माह में इलेक्शन हो जाए। तो कोई बैन सिचुएशन निकाली जाए जिसमें सितंबर-अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में मौसम भी इंतहाई मुनासिब होगा और कुछ सियासी टेंशन भी शायद कम हो जाए। तो वो एक ऐसा वक्त हो सकता है कि ना इमरान खान साहब की जो बात पूरी तरह से मानी जाएगी, ना इस हुकूमत की, और एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अर्ली करवाने पड़ेंगे, नहीं करवाते तो उसका नुकसान ज्यादा हो। सही। मोना, आप अमीर अब्बास की बात सुन रही हैं, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि हर 1.5-2 साल के बाद हुकूमत तब्दील की जाए, क्योंकि नई हुकूमत आती है, वो अपनी पॉलिसियां लेकर आती है। जो पिछली हुकूमत ने कुछ बेहतर काम भी किए हों अगर, उनको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है, सवाल ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है, क्या ये भी चाहती है कि इसको मुद्दत पूरी करने दी जाए? शुक्रिया आयशा। देखिए, एक तो ये जो बात हो रही है ना कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड रहा है और क्या रहना चाहिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली किसी भी वज़ीर आज़म ने हमारी 70 साल से ज़ायद तारीख में अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट, एक बहुत काली ज़र्ब है ये हमारी जमहूरी तारीख में। और हैविंग सेड दैट, अगर आप बैनुल अक़वामी लेंस से इस बात को देखें तो इतना एक अजीब सा एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान का कि अगर हम IMF के पास जाएं या किसी दोस्त मुल्क के पास जाएं, वो उनको समझ नहीं आता वो बात किससे कर रहे हैं। मतलब ये जो हुकूमत है, अब एक मिसाल के तौर पर, अब जैसे सऊदी अरेबिया का दौरा किया गया, UAE गए वजीर आजम, अब इससे 4 माह पहले दूसरे वजीर आजम थे, अब ये वाले नए वजीर आजम गए हैं, दोनों उनसे माली इमदाद या फाइनेंशियल हेल्प की तवक्को रखते हैं। उनको नहीं पता कि उसकी क्या अश्योरेंस है कि उसका रिटर्न उनको आएगा नहीं आएगा। वो किससे बात कर रहे हैं, जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के, उसका क्या मुस्तकबिल है। ये अक्रॉस द बोर्ड हम अप्लाई करते हैं। अक्रॉस द बोर्ड जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है पाकिस्तान में, उसको एक बहुत मजाक की नजर से देखा जाता है बैनुल अक़वामी सतह पे, और वो कहते हैं कि यार इनसे कोई सीरियस बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो एक तो हम हमारे तमाम पॉलिसी दानों को ये चाहिए कि इस तरफ कुछ रुख करें और इस तरफ कोई सस्टेनेबिलिटी और थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी लेकर आए, जिसके ऊपर पाकिस्तान को एटलीस्ट सीरियस तो लिया जाए कि यहाँ पर सियासत में एटलीस्ट कुछ सीरियसनेस है। क्योंकि आपको पता है हमारे जो मुआशी हालात हैं, उनके होने के बावजूद हमारी सियासत ऐसी है कि एक रोज और लम्हे लम्हे की बुनियादों पर तब्दील होती है। तो हम जैसे जो मुआशी जो हालात रखने वाले ममालिक हैं, वो तो ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप अपने अकब में तमाम ममालिक को देख लें, कोई भी इस तरह से मतलब इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड सियासत की तरफ किसी का नहीं है जितना हमारा है। एक तो ये बात है। हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब की हुकूमत को बिल्कुल उनका वक्त पूरा करने देना चाहिए था, और अब बड़ा एविडेंट होता जा रहा है, आया होता जा रहा है कि कोई रोड मैप नहीं था, कोई गेम प्लान नहीं था। जैसे कि जब नून लीग की हुकूमत थी, खान साहब ने पूरा वक्त निकाल दिया धरने करने में और सड़कों पर कंटेनर्स पर खड़े होकर तकारीर करने में, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया, कोई शैडो बजट नहीं बनाया, कोई शैडो उन्होंने कैबिनेट नहीं बनाई। उनको ये नहीं पता था वो हुकूमत में अगर आ जाते हैं इस एडवेंचर के नतीजे में तो वो क्या करेंगे। सिमिलरली ये भी आप PDM को भी देख लें, PDM ने इनको
एड़ी चोटी का जोर लगा दिया खान साहब को हटाने में, लेकिन उसके बाद करना क्या है? अब अगर आप देखें तो कोई गेम प्लान नहीं। अब ये जो लग्जरी आइटम्स पर एक जो रोक लगाई है, इससे पहले आपको याद होगा मिनी बजट जो पीटीआई का आया था, उन्होंने भी यही काम किया था। इसहाक डार साहब भी बतौर वजीर खजाना लग्जरी आइटम्स को रोक चुके हैं, तो गोया ये कि कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी हो चुका है, ये बड़ा टेस्टेड सा एक तजुर्बा है। लेकिन हमारी लोकल सनतें वो क्या इस काबिल हैं कि अगर हम दरामदाद रोक दें तो वो हमारी जो नेसेसिटीज हैं वो पूरी कर पाएं, वो अशिया हमें फराम कर पाएं, उस क्वालिटी की कर पाएं। लोड शेडिंग का एक यहाँ पर पहले ही अजाब चल रहा है, एनर्जी आपके पास है नहीं सनतों को देने के लिए। तो बड़ी एक अजीब किस्म की स्ट्रेटजी है जहां पर हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे और शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। अगले आने वाले 48 घंटे या एटलीस्ट अब 24 घंटे मैं कहती हूँ मोहतात अंदाज में बहुत अहम है। या तो ये बिल्कुल बात सही है, या तो ये कड़वी गोली या ये कड़वा घूंट ये लोग साथ लेंगे, लेकिन अक्सरियत जो है इस मखलूत हुकूमत की वो ये राय रखती है कि खान साहब की जो बुरी पॉलिसीज हैं या उनकी जो उनके टाइम में होने वाला बिगाड़ है मईशत का, उसको अपने सर नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि क्या ये भी सोचना चाहिए ना कि ये एडवेंचर करने की जरूरत क्या थी? अगर ये पता था हालात ऐसे हैं, ये एडवेंचर करने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त क्या इनको नहीं पता था? अब ये कह रहे हैं नहीं, अब वो तो हम अपने सर नहीं लेंगे, उसका सियासी खमियाजा हम क्यों भुगतें। दूसरी तरफ पीटीआई के लोगों से आप बात करें, वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये भाई ये लोग आ गए और इन्होंने हमें एक सिंपैथी वोट दिला दिया आवाम से, हमारे खाइफ वोटर्स भी हमारे पास वापस आ गए। वरना अगर हम 2023 में इस कारकर्दगी के साथ आवाम में जाते तो हम तो कहीं के नहीं रहते। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है और मुझे नहीं पता कि ये अब एक्सपेरिमेंट कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन अगले 24 घंटे काफी अहम है। और मैं एक और इजाफा करती चलूं कि कुछ इत्तेहादी भी अब ऐसा मालूम हो रहा है कि वो अब रीथिंक कर रहे हैं। रीथिंक कर रहे हैं। आपने एक्सपेरिमेंट की बात की, एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में आजकल बातें गर्दिश कर रही हैं, उसका मैं आगे जाकर सवाल करूंगी उस सिलसिले में, एक निगरान सेटअप से मुतालिक। राजा अमीर अब्बास साहब, सर ये जो दो आउटकम्स की बात मैंने की थी अपने इंट्रो में कि या तो असम्बलियाँ तहलील होंगी, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे जिस खिताब का जिक्र किया जा रहा है वज़ीर आज़म के, या फिर मुश्किल मुआशी फैसले जो हैं वो ये हुकूमत कर लेगी और कंटिन्यू किया जाएगा। क्या लगता है आपको, अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने का ऐलान किया जाता है इस हुकूमत की जानिब से, जिससे वो कतरा भी रहे हैं कि अगर इस कारकर्दगी के साथ जाएंगे तो सारा जो इमरान खान साहब की हुकूमत की नाअहली का मलबा है उनके सर आ जाएगा, तो आपको लगता है कि ये उनके लिए नुकसानदेह होगा इस इलेक्शन में जाना? देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मिस हो रही है अभी तक, और अभी भी कहा गया कि जी ये एडवेंचर करने की ज़रूरत क्या थी। ये एडवेंचर नहीं था, इसको समझने की बात है। और ये कि जैसे अभी कहा इन्होंने कि जी इमरान खान को सिम्पथी का वोट मिलेगा, ये सिम्पथी का भी वोट नहीं है, ये एडवेंचर नहीं था, ये एक साजिश थी, ये एक मुदाखलत थी, ये एक आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी पे अटैक हुआ, आपकी खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हुआ, इस मुल्क के जो स्टेबिलिटी की तरफ रवाना था उसको डिस्टेबलाइज करने पे अटैक हुआ। और जो अवाम निकली है वो सिंपैथी से ज़्यादा वो अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए निकली है। अवाम इसलिए निकली है कि वो कहती है इनफ, अब हम ये जो रिजीम चेंज का फॉर्मूला है कि अगर कोई एक फ़ोन कॉल आती है या एक लेटर गेट आता है और उसके बाद यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाती है, तो अवाम इसलिए निकल रही है। और अगर वोट मिलेगा इमरान को तो फिर वहाँ पे ये सिंपैथी वोट नहीं होगा, वहाँ पे एक प्रिंसिपल पे वोट मिलेगा कि पाकिस्तानी अवाम ने ये प्रिंसिपली डिसाइड किया है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे, हम पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। राजा अमीर अब्बास साहब, आपकी सारी बातें ठीक, आपकी सारी बातें ठीक, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये नैरेटिव अब इस तरह का मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जितने भी जलसे होते हैं उसमें इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ साजिश की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कारकर्दगी की क्या बात करेंगे। साजिश की बात करते हैं तो वहाँ पर लोग भी हमें नजर आते हैं और उनका बयानिया जो है वो हिट भी हो रहा है। देखिए, कारकर्दगी थी तो आपके दुश्मनों को वो बुरा लगना शुरू हुआ। अब अगर आप कारकर्दगी सिर्फ आलू और टमाटर को समझती हैं तो शायद वो कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन ये कारकर्दगी थी कि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल महाज पे, एक दुनिया के अरीना में एक वो मकाम मिला कि जहाँ पे पाकिस्तान अब कोई किराए की गन नहीं रहा था। रीजन में जो पाकिस्तान के डिसीजंस हो रहे थे या जो इलाकाई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें तमाम पावर्स ने ये बावर कर लिया था
कि पाकिस्तान से अब डू मोर की बजाय हमने ये कहना है कि हमारी मदद कीजिए और इलाके में आप एक ताकत हैं, आपके बगैर इसमें इलाकाई जो सी बेहतरी है वो नहीं आ सकती। आप जो रशिया या चाइना या ईरान या टर्की की तरफ जब आप देख रहे थे, फिर अगर आपने OIC की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को दोबारा से जिंदा किया, फिर मैक्रो लेवल पे आपने डैम्स बनाए, आपने इकोनॉमी को, आप जितने भी इंडिकेटर्स ब्लूमबर्ग के देखें, मूडीज के देखें, तो उसमें कहीं आपको नेगेटिविटी नहीं नजर आएगी। वो तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे और दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप कोविड के अटैक को देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोविड को टैकल किया है, सर पाकिस्तान के अवाम की भी तो सारे इंडिकेटर्स हम देख भी रहे थे और हमने उनके ऊपर बात भी की। पाकिस्तान की आवाम के लिए हो रहा था। महंगाई किस कदर बढ़ रही थी, ये तो आप मानते हैं ना, महंगाई बढ़ रही थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग मानते हैं इस चीज को कि हाँ जी महंगाई बहुत ज्यादा थी। महंगाई दुनिया में बढ़ रही थी, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानेंगी, पूरी दुनिया मानती है। यूके में चले जाएं, वहां 50 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। दैट वाज द रीजन। लेकिन अगर चलें वो महंगाई थी, तो आपने ये 6 हफ्तों की महंगाई नोट कर ली कि कितनी महंगाई बढ़ी। वो जो कह रहे थे 110 पे आ जाएगा, यहीं से तो बात शुरू हुई थी हमारी बात यहीं से शुरू हुई थी कि ये जो सियासतदान जिन्होंने जो अदम एतमाद लेकर आए और जिन्होंने कहा कि हम बहुत तजर्बाकार हैं, हमने पहले भी मईशतें ठीक की हैं, मुल्क को ठीक किया है, ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद वो अदम एतमाद लेकर आए और जैसे तैसे उन्होंने कामयाब कराई। अब आकर उनके पास कोई रोड मैप हमें नजर नहीं आ रहा है। आप तो तजर्बाकार थे, किस तरह से ठीक करेंगे? सवाल तो मेरा ये था। जी देखिए, रोड मैप उनका जो मेन था ना, उस रोड मैप पे आज सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। उनका रोड मैप यही था, NRO 2 लेना, अपने केसेस को खत्म करना, अपने ऊपर जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए के केसेस हैं, ये दिस वाज द रोड मैप कि जनाब हम 6 महीने में हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले आएंगे, हम ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म कर देंगे, उसके बाद हम नैब की, आपके इल्म में है जो मुजव्जा बिल आ रहा है 91, उसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उसको एक टूथलेस टाइगर बना देंगे। दिस इज द रोड मैप। कोई आवाम के बारे में सोचने के लिए तो हुकूमत नहीं चेंज हुई थी। इस केस के ऊपर भी हम बात करते हैं सर। अमीर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमीर अब्बास। सही, अमीर अब्बास साहब जी। मैं आपकी इजाजत से मैं आमिर भाई से इख्तलाफ करना चाहूंगा यहाँ। बस ये जो कारकर्दगी की इमरान खान साहब की बात हो रही है, अच्छा आप आज से सिर्फ 2.5 माह पीछे चले जाए, सिर्फ 2.5 माह पीछे, और इमेजिन कर लें कि आप फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में खड़ी हैं। इमेजिन कर लें कि आज 15 फरवरी 2022 है और मुल्क में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो रहा है। ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। इमरान खान साहब के तबक रोशन हो जाते। मुश्किल से पूरे पाकिस्तान में 45 या 50 कौमी असम्बली की सीटें मिलती। इंतहाई अनपॉपुलर लीडर हो चुके थे इमरान खान साहब, इंतहाई अनपॉपुलर लीडर। लोग झोलियां उठा उठा के, मैं कोई ड्राइंग रूम में बैठ के या ठंडे स्टूडियोज में बैठ के प्रोग्राम करने वाला एंकर नहीं हूं, लुकों में करने वाला हूं। लोग झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे थे इमरान खान साहब। उनके अपने सपोर्टर्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी कि हमसे वादे क्या किए गए थे, हमें क्या खूबसूरत चमकता दमकता पाकिस्तान बताया गया था, क्या रिफॉर्म्स की बात थी, हुआ क्या, निकला क्या? जरा ये जो कुछ हो गया इमरान खान साहब ने, ये जो इस्लामोफोबिया या फलाना ढिमकाना, ये उनके मैंडेट का हिस्सा नहीं था, ये उनके मंशूर का हिस्सा नहीं था। उनका मंशूर कुछ और था। लोगों ने उनको किसी और काम के लिए वोट दिया था। लोगों ने उनको वोट दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा। जुडिशियल रिफॉर्म 0/0। उन्होंने कहा था मैं सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लेकर आऊंगा, जो पौने 200 साल का पुराना गला सड़ा कॉलोनियल निजाम है, ब्यूरोक्रेसी का तब्दील करूंगा। 0/0। उन्होंने कहा मैं जो गोरे का दिया हुआ यहाँ का पुलिस का जाबराना निजाम है, तब्दील करूंगा। 0/0। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर हाउसेज और बड़े बड़े शैटोज और मैंशंस हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं नौआबादियाती दौर के, इनको खत्म कर यहाँ पे लोगों के लिए, आवाम के लिए खोलेंगे। 0/0। कौन क्या काम किया उन्होंने? एजुकेशन रिफॉर्म्स में बता दे, वो जो एक करिकुलम लेकर आना था, एक सिवाय करिकुलम के कोई चीज नहीं बताने के लिए तरीके साहब के पास। एक यकसा निसाब, वो भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका 3.5 साल में। हेल्थ रिफॉर्म्स में आप देख ले 0/0। एक हेल्थ कार्ड है बताने के लिए। हेल्थ कार्ड इज नॉट रिफॉर्म। बहुत अच्छी चीज है, तालियां हेल्थ रिफॉर्म के लिए, बट हेल्थ कार्ड रिफॉर्म नहीं है।
रिफॉर्म करने का मतलब होता है कि आप पब्लिक हेल्थ केयर को रिफॉर्म करते, आप सरकारी अस्पतालों को जदीद बनाते, आप डॉक्टर्स भर्ती करते, आप पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करते, आप अद्वियात को, मशीनरी खराब है वो नहीं, उनको ठीक, ये था पब्लिक हेल्थ केयर। आप रूरल हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट। सही। अच्छा अमीर अब्बास, अब फरवरी 2022 से अगर हम मई 20 तारीख या 19 तारीख 2022 में आ जाएं, अब आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत को? जलसे तो बड़े जबरदस्त कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त क्राउड होता है। देखिए अभी तो सिनेरियो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। इमरान खान साहब का जो वो इमरान खान जो फरवरी, देखिए ना मैं तो ऑब्जेक्टिव बात करने वाला आदमी हूँ, मेरी कोई इंक्लिनेशन नहीं है। वही इमरान खान जो फरवरी 2022 में सबसे अनपॉपुलर था, वही इमरान खान आज मई 2022 में पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर बन चुका है। मैं नहीं झुठला सकता, अगर आएगा तो उसकी आंखों में पट्टी है या आंखों में बटन लगे हुए, जो एक हकीकत है। जो कल उन्होंने जलसा किया गुजरांवाला का, यही गुजरांवाला ही से पीडीएम की तहरीक शुरू हुई थी। पीडीएम का जो पहला जलसा था अक्टूबर 2020 में, वो गुजरांवाला से था। 10 जमातों का जलसा था, मैं खुद उस जलसे में मौजूद था और हम स्टेज पे थे। मैंने वो जलसा भी देखा और उसी जगह पर ठीक 1.5 साल के बाद इमरान खान का जलसा हुआ। एक इकलौती पार्टी तरीके साथ 10 जमातें थी, टक्कर का जलसा किया इमरान खान ने। आज वो एक पॉपुलर लीडर है, लोग उसका नैरेटिव बाय कर रहे हैं। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप पोल करवा लें, आप ठेले वाले से मिलें, आप किसी कैब में बैठ जाएं, उस ड्राइवर से पूछ लें, आप किसी बाजार में चले, आप घर की खवातीन से बात कर लें, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उनमें यही बातें हो रही हैं। पेनिट्रेट इतना कर चुका है इमरान खान साहब का बयानिया, ये साजिश का, और जो इस्लामोफोबिया के लिए उन्होंने जिस तरह से वो बात करते हैं, बिल्कुल ऐसी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को उठाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोना, जब तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई, इमरान खान साहब ने सड़कों पर आने का फैसला किया, उनके जलसों में हमने ये देखा, उन्होंने कहा कि अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है जलसे करने हैं, आवाम को मुतहर्रिक करना है और प्रेशर बिल्ड करना है नए इलेक्शन के लिए। अगर अब जल्द इंतखाबात हो जाते हैं उनके प्रेशर की वजह से, क्योंकि जिस तरह से लोग जलसों में आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम सोशल मीडिया भी देखें, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जिसकी हीट इदारे भी महसूस कर रहे हैं, सियासी जमातें भी महसूस कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक रास्ता खुल जाएगा कल को कोई और दूसरी जमात जिसका बयानिया हिट हो जाता है, बिकने लगता है आवाम के अंदर, वो चंद हज़ार बंदे अपने लेकर आए, प्रेशर बिल्ड करे और जो हुकूमत मौजूद है उसको गिराने की कोशिश करे? बदकिस्मती से आपकी बात का जवाब हाँ है, क्योंकि जिन ममालिक में इदारे नहीं होते और इदारे एक तरह से गैरकमाल होते हैं और अपना फैसला प्रेशर की बुनियादों पर तब्दील करते हैं या बैलेंसिंग एक्ट्स करते हैं, तो उन ममालिक में यही होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ हतमी नहीं होती और जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। अभी जो बात हो रही थी ना, मैं उसमें सिर्फ ये इजाफा करना चाहती हूँ, बिल्कुल ये सही बात है कि खान साहब बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, उसमें कोई शक नहीं। उनके अपने लोग ये मानते हैं, बल्कि अगर मैं उनके अपने देरीना साथियों से जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे पीटीआई के, उमर चीमा साहब जो कि अभी गवर्नर है, वो उनमें सरे फहरिस्त हैं, वो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके थे। वो खान साहब को जो बातें कहते थे उनको समझ नहीं आती थी। खान साहब एक अलग नहज पर जा चुके थे। 2018 के खान साहब में और 2022 के खान साहब में जमीन आसमान का फर्क था। गोया वो बिल्कुल एक नया इंसान था। उनके अपने जो देरीना साथी थे वो इस बात की शिकायत करते थे और इसलिए उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया, तो उस वक्त जो उन्होंने एक बयानिया बनाया है, वही साथी काम आए जिनको साइडलाइन किया गया था। बिल्कुल, और उन्होंने साबित किया कि वही उनके असली साथी थे जिनको उन्होंने गलत तौर पर साइडलाइन किया था। अभी वो जिस तरह से उमर चीमा साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बहस को अगर साइड में रखें तो वो जितना वो इस वक्त डेयर कर रहे हैं वो शायद ही कोई और कर पाता। लेकिन खान साहब बहुत गैर मकबूल हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं। उनके अपने साथी टूट गए थे। जो ये सिंध हाउस में बैठे हुए लोग हैं, उनको पैसे मिले या नहीं मिले, आज तक एक बोरी भी हुकूमत ने हमें पकड़ के नहीं बताई, क्योंकि FIA, एंटी करप्शन, नैब, सारे इदारे उनके पास थे। FIA मतलब जो नेम इट, सारे इदारे उनके पास थे। वो चाहते तो वो पकड़ते कि भाई कहाँ से लेन देन हुआ है, कहाँ से किस अकाउंट में पैसे आए हैं, या पैसों की गड्डियां पकड़ी गई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक स्कैंडल ये भी इन्होंने एक छोड़ा था, एक शुरली सी छोड़ी थी कि हमने एक गड्डियां पकड़ ली हैं और यहाँ इस्लामाबाद के एक होटल में जो है वो लोग बैठे हुए हैं, वो सिंध हाउस वाले, और उनके पास गड्डियां हैं। वहां पुलिस के छापे क्यों नहीं पड़े, किसी को भेजा क्यों नहीं गया?
इन सवालात के कोई जवाब नहीं है। और ये किनको पैसा मिला किनको नहीं मिला, लेकिन जो उन लोगों से, सिंध हाउस में बैठे लोगों से हमारी बात हुई, वो यही कहते थे कि भाई हमारी तो कोई बात ही नहीं, हमारी कोई इज्जत से हमें कोई सलाम नहीं करता था। इत्तेहादियों का भी यही रोना था, इनके अपने लोगों का भी यही हाल था। तो ये इन तमाम हालात के बावजूद जो एक उनको उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें तो एक नई जिंदगी की फूंक मिली है इस वक्त। और ये मतलब ये जो मखलूत हुकूमत है, उन्होंने एक तरह से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, जो कि अपने उनके लोग कह रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का इससे टेलिंग बयान नहीं हो सकता कि इससे अच्छा कि हम अवाम को महंगाई में धकेलें, नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। मतलब इससे टेलिंग बयान नहीं हो सकता है, सीधी बात है। तो ये चीज एक तो इनकी लैक ऑफ प्लानिंग, इनकी तरफ से कोई रोड मैप नहीं, एक तो इस चीज का तो करती ही है इंडिकेट। लेकिन खान साहब के हवाले से भी उनके अपने लोग ये मानते हैं, वरना आप एक सेकंड को ये तसव्वुर करें कि अगर अभी खान साहब होते, उन्होंने जो सब्सिडी दी थी पेट्रोलियम मसनूआत पे, वो 30 मार्च के बाद से फंडेड नहीं थी। ये फैसले फिर पीटीआई को लेने पड़ते ना, पीटीआई को ये गैर मकबूल फैसले लेने पड़ते। बिल्कुल, जो आईएमएफ के तरले मिनते ये लोग कर रहे हैं वो पीटीआई को करने पड़ते हैं। और पीटीआई को वो लोग एक बहुत मतलब उनके साथ तो आप समझें कि जिस तरह से आईएमएफ बात करता, वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि वो तो कहते हैं कि आपने हमसे वादा किया था, आप अपने ही वादे से कैसे मुकर गए। तो वो तो एक अलग तरह से वो आपसे बात करते हैं ना, वो तो जिस तरह की आर्म ट्विस्टिंग करते फिर पाकिस्तान की, उसका हम लोग शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं अपने इदारों को ज्यादा मानती हूँ। 2 एनएसए की मीटिंग्स कह चुकी हैं कि मदाखलत तो हुई है, लेकिन साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। मैं रिबेका ग्रांट से ज्यादा अपने मुल्क के इदारों को मानती हूँ। शायद कुछ लोगों के लिए रिबेका ग्रांट ज्यादा मोतबर है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये तो फिर एक नई बहस है ना कि मुदाखलत पहले होती है या साजिश पहले होती है, तो इसमें हम नहीं जाते क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है। जी, इनकी डेफिनेशंस में भी आयशा काफी फर्क है। ये आप नहीं कह सकते कि मुदाखलत और साजिश एक ही बात है। मतलब ये सिर्फ अवाम को एक सिमिलर साउंडिंग है। ये इनकी जो डेफिनेशंस है वो सिमिलर जरूर है, लेकिन बिल्कुल एक नहीं है। ये सिनोनिम्स नहीं है दो। तो आप ऐसे नहीं कह सकते। तो ये बात है कि देखें, इस बात को कोई सब्सटैंशिएट नहीं कर पाया है, लेकिन ये अवाम में बहुत हिट हुई है, बहुत चल पड़ी है। और अगर अभी इंतखाबात होते हैं तो विदाउट अ डाउट इसका अच्छा, इसका मोना इसका रीजन ये भी है, इसका रीजन ये भी है कि हमारी एक हिस्ट्री भी इस चीज की रही है। माजी में हमें इस तरह के वाकयात मिलते हैं जिसमें खुद से सियासतदानों ने जो मकबूल तरीन थे अपने वक्त में ये कहा कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। हम अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात कर लें, परवेज मुशर्रफ साहब ने किस तरह से कहा कि उनको धमकी दी गई कि या आप हमारे साथ हैं या फिर हम आप पर बमबारी करेंगे। तो इसलिए अवाम जो है, हम ये कह सकते हैं कि इस बात को मान रही है या इस बयानिए को मान रही है इमरान खान साहब के। 2 मामलात में हमारे अवाम थोड़े ज्यादा सेंसिटिव भी हैं और 2 मामलात में वो एकदम रिसीव करते हैं। एक तो होता है इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी मामला, आप उनको कोई बात उसकी बुनियाद पर बोलेंगे, उनका रिसेप्शन एकदम आता है। जैसे इस्लामोफोबिया पे कोई शक नहीं, खान साहब ने बहुत बेहतरीन बिल्कुल काबिल तारीफ काम है जो किया उन्होंने। काबिल तारीफ है, हम सारे कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी उस पूरी बात को बहुत प्ले अप किया कि मैंने किया, किसी और ने नहीं किया। ये बात भी मानने वाली है। और दूसरा ये जो कंस्पिरेसी, अमरीकी साजिश, मतलब ये तो हम घुट्टी में लेकर पैदा होते हैं ना कि अमेरिका और उसके खिलाफ नफरत। तो ये चीज बड़े आराम से अवाम सब्सक्राइब करते हैं। एक ये तो बड़ी अहम बात है। और वही सेंसिटिव एरिया उस पे खान साहब ने अपना नैरेटिव पकड़ा है और दैट हैज रियली वर्क फॉर हिम, मैं ये मानती हूं। बिल्कुल ऐसे ही। राजा आमिर अब्बास साहब, थोड़ा सा जरा आज की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुमोटो नोटिस, उसकी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुश है, खुशाइन भी करार दे रही है, लेकिन अगर हुकूमती रहनुमाओं को देखें, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि एक तासुर की बुनियाद पर अज़ खुद नोटिस लेना जो है वो इदारे की साख के लिए तबाहकुन होगा। क्या कहते हैं आप? ये सिर्फ तासुर की बुनियाद पर नोटिस लिया गया क्योंकि बड़ा विजिबल था इस हुकूमत के आने के बाद, हमें इदारों के अंदर तकर्रुर तबादले नजर आए थे, जो बड़े अहम केसेस की तफ्तीश कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, उनके तबादले तो नजर आए थे। तो तासुर तो नहीं हुआ ये? देखिए आयशा, अभी अमीर अब्बास ने भी एक बात की, मोना ने भी दोहराया कि इमरान खान मोस्ट अनपॉपुलर लीडर बन चुके थे। ये वही गलती है कि जो बहुत से दीगर लोगों ने भी समझा था कि शायद वो बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं और उनको उठा के बाहर कर दिया जाए। लेकिन वो जिस दिन उनको निकाला गया, इतवार के दिन, आपके इल्म में होगा कि वो मोस्ट अनपॉपुलर लीडर जिनको ये कह रही हैं, ना किसी ने कोई कॉल दी थी, ना कोई लीडरशिप बाहर आई थी। और इस मुल्क की तमाम रोड्स, इस मुल्क के तमाम शहरों में आपने वो अवाम का जमे गफीर देखा था। अभी मोना ने कहा कि शायद हमारी घुट्टी में है कि हम अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएं तो लोग निकलते हैं। मैं समझता हूं हमारी घुट्टी में जो गुलामी है,
अब पहली दफा उस गुलामी वाली घुट्टी को हम हटा रहे हैं और अवाम बाहर निकल रहे हैं। आपका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जनाब ये जो परसेप्शन पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, तो क्या आप इस चीज को परसेप्शन समझती हैं कि FIA का जो प्रोसिक्यूटर है वो कहता है कि मुझे DG FIA ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक साहब वजीर आजम बन रहे हैं, दूसरे वजीर आला बन रहे हैं और शायद हुकूमत इस केस को परसू नहीं करना चाहती। ही हैज गिवन अ रिटन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। फिर क्या आप इस चीज को परसेप्शन समझ रही हैं कि वो जो डायरेक्टर रिजवान साहब थे पहले उसको स्टॉप लिस्ट में डाला गया उसी रात, हालांकि अभी हुकूमत भी नहीं आई थी, फिर उसको केस से अलहदा किया, अल्टीमेटली उन्हें हार्ट अटैक हुआ, दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ। फिर क्या आप इसको परसेप्शन समझती हैं कि सिंध से नैब के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे और वो डॉक्यूमेंट्स जो उनसे हैं वो गुम जाते हैं, जैसे कि पहले आपके इल्म में था कि फोटोकॉपीज रह जाती हैं, ओरिजिनल गुम हो जाते हैं। तो क्या इसको आप एक परसेप्शन समझेंगी? क्या जो नैब का अमेंडमेंट का प्रपोज्ड बिल आ रहा है क्या उसको एक परसेप्शन समझा जाएगा कि जनाब ये वोट लाया जा रहा है और बिल लाया जा रहा है, और ये बिल लेके कौन आ रहे हैं? ये बिल लेके आ रहे हैं कि जो दो हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज हैं उसकी जो टॉप की लीडरशिप है, दोनों के खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन के केस हैं। क्या ये परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं उनकी तरफ से मुदाखलत का खतरा है, जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। राजा मीर अब्बास साहब उन्होंने कह दिया, सही राजा मीर अब्बास साहब, एक सेकंड सुनिए अगर हम नहीं माजी की हुकूमतों को भी देखें, मैं आपकी बात जी माजी की हुकूमतों की मैं बात नहीं कर रहा, आपने आज की बात की है, आप मेरी आज की बात तो कंप्लीट होने दें। जी जी, आप माजी में चली जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये कहा कि हम हुकूमत को किसी भी केस को विड्रॉ करने की इजाजत नहीं देंगे। ये जो FIA के केसेस हैं ये कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत विड्रॉ कर लेगी और हुकूमत ये केसेस नहीं चलाएंगी। तो ये वो चीजें हैं जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। अगर इसको कहा जाए कि ये मफरूजा है तो फिर मफरूजा तो आपके सामने एवन फील्ड का वो इतना बड़ा महल है, क्या वो मफरूजा है? आपको वो सरे महल क्या मफरूजा लग रहा है? वो स्विस अकाउंट्स मफरूजे लग रहे हैं? फॉर गॉड सेक आंखें खोल के और सामने देख के बात करनी होगी। अब बताइए। मैं ये कह रही हूँ, पहली बात तो ये कि ये मुझे परसेप्शन लग रहा है या नहीं वो एक तरफ, लेकिन जो हुकूमती रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि एक परसेप्शन की बुनियाद पर सुमोटो नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मैं ये कह रही हूँ कि माजी की हुकूमतों पे तमाम पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो केसेस पर असरअंदाज होते हैं, इदारों पर असरअंदाज होते हैं। इस मरतबा इस हुकूमत के आने के बाद इमरान खान साहब एक दिन पहले अपने जलसे में ये बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए इस बात का, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट उस चीज का नोटिस लेती है, तो इसके ऊपर फिर सवाल तो उठेंगे ना राजा मीर अब्बास साहब? किस पे सवाल उठेंगे ये बता दीजिए। इस चीज पे सवाल उठेंगे कि इमरान खान साहब के प्रेशर में आकर क्या इदारे नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे हम सवाल उठाएंगे? कतन नहीं उठाएंगे, बिल्कुल नहीं उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे ये सवाल। क्या फिर वही बात है कि क्या आपको नजर आया कि वाकई ही 3 साल से चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा? क्या आपको नजर आया कि जिस दिन पेशी है उसके लिए एक दिन लंदन में स्टे बढ़ा दिया जाता है? देखिए सवाल उठने चाहिए और सवाल अगर उठेंगे तो उनके जवाबात भी फिर सुप्रीम कोर्ट को देने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से पूछेगी, बताइए कि जनाब ये जो बात हो रही है कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहे हैं, ये हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत का इख्तियार नहीं है। एक चीज ज़हन में रखिए कि जब एक केस अदालत में होता है तो जो अदालत का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है या जज होता है वो तफ्तीशी अफसर उस जज के अंडर होता है, और अगर तफ्तीशी अफसर को चेंज कर दिया जाए, ये हमारे मुल्क का कानून है, लोगों को शायद नहीं पता, वो समझ रहे हैं किसी सेक्शन अफसर की या किसी डिप्टी सेक्रेटरी की ट्रांसफर हो रही है, वो तफ्तीशी अफसर बगैर अदालत की इजाजत के उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये वो कुछ कानूनी पहलू हैं कि जो अब सामने नजर आए और जिसका नतीजा यही होगा कि आज अदालत में एक केस का जिक्र हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट। वो केस था आज से
पहले 2007 में डॉक्टर मुबशर हसन वाला, जिसके तहत अदालत ने जो उस वक्त NRO 1 दिया था उसको नॉन एस्ट उसको खत्म कर दिया था। आज दोबारा से उसका जिक्र हुआ, मैं मौजूद था, और अदालत इसी तरफ जा रही है कि अगर NRO 1 खत्म हुआ है तो NRO 2 भी किसी तरीके से उसके लिए हमारे इस सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम में गुंजाइश नहीं कि इशराफिया के केसेस खत्म और पटवारियों के या किसी तहसीलदार के या किसी प्रोफेसर के केसेस चलते रहेंगे। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ सो मोटो इज। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, वो जो मैंने सवाल किया था राजा अमीर अब्बास साहब से, कि ये पहली हुकूमत तो नहीं है जिस पर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि ये केसेस पर असरअंदाज हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सिर्फ बात कर लेते हैं, फॉरेन फंडिंग केस 8वां साल है, 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे कि वो असरअंदाज हो रहे हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब इमरान खान साहब एक दिन पहले अपने जलसे में ये बात करते हैं कि नोटिस लेना चाहिए, अगले दिन नोटिस हो जाता है। तो सवाल नहीं उठाना चाहिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए ये रियायत क्यों थी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो FIA हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, FBR हो, SCCP, जितने भी इदारे हैं वो सारे पॉलिटिसाइज्ड इदारे हैं और हर दौर की हुकूमतें उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन आयशा, जिस बेशर्मी के साथ और जिस बेधड़क और दीदा दलेरी वाले अंदाज से इस हुकूमत ने इस्तेमाल किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। यार, आपने काम करना ही है तो कोई अखलाकियात तो कम से कम रख लो। ये तो देख लो कि मीडिया मौजूद है इस मुल्क में, अदालतें मौजूद है, हम जानते हैं कि आप अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं। हमें पता है कि आपको इस मुल्क से कोई इतनी मोहब्बत, कोई इतना पेट में मरोड़ नहीं उठ रहा था कि इस मुल्क की हालात खराब थे और आप इस्तेमाल में आना चाहते थे। आप आए ही 2 कामों के लिए, जिसमें से एक काम अपने केसेस खत्म करवाना था। लेकिन कोई तरीका होता है, कोई ज़ाब्ता होता है। इन्होंने क्या किया आपके साथ? DG एंटी करप्शन का तबादला कर दिया, सबसे DG FIA का तबादला कर दिया। आज चीफ जस्टिस उमर अता बजाल साहब ने कहा कि वो जो DG FIA थे सनाउल्लाह बासी साहब, वो तो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर थे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको क्यों तब्दील किया गया? दूसरा काम इन्होंने कर दिया, डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर FIA थे लाहौर के, उनका तबादला कर दिया, जो डायरेक्टली इस केस को देख रहे थे शहबाज शरीफ साहब के। तीसरा काम इन्होंने ये कर दिया कि जो तफ्तीशी अफसर था शहबाज शरीफ साहब, अली मर्दान, यानी मुल्जिम शहबाज शरीफ ने अपने तफ्तीशी अफसर का तबादला लाहौर से सिंध कर दिया। इट्स अ शैम डेमोक्रेसी बाबा, हमें दीवार में सर मारना चाहिए। इतना भंडा मजाक हो सकता है किसी स्टेट में? यानी मैं मुल्जिम हूं और मैं अपने तफ्तीशी को कान से पकड़ के उसको 2 चपेट करवाऊं और फारिग हो, दफा यहां से। ये हुआ है। और चौथा काम कर दिया कि जो प्रोसिक्यूटर था, जो FIA का प्रोसिक्यूटर था, उसको भी चेंज करवा दिया। तो और कौन सा इशारा चाहिए हमें ये साबित करने के लिए कि ये हुकूमत पूरी तरह से FIA के अंदर इन्वॉल्व होकर और अपने केसेस में 4 दफा फर्द जुर्म, जब से ये हुकूमत बनी है 4 दफा फर्द जुर्म नहीं लग सकी शहबाज शरीफ को। 4 डेट्स दी गई है, फर्द जुर्म नहीं लग पा रही है। तो क्या है, तमाशा हो रहा है ना? जो आखिरी फर्द जुर्म लगनी थी 14 मई को, 14 मई को क्या कहा, ये ने क्या जवाब दिया कि जी जो नया तफ्तीशी अफसर आया उसने कहा कि जी मैंने तो रात को चार्ज दिया है, पुराने तफ्तीशी अफसर का तबादला सिंध कर दिया, मुझे वक्त चाहिए। यही तो हिले हर में, यही तो बहाने इस्तेमाल करते हैं ये ताकत पर अशराफिया केसेस को डिले करने के लिए और तारीख पर तारीख लेने के लिए। अच्छा मेरे पास कल मेरे प्रोग्राम में राना मुबशिर साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है इस मामले का, लेकिन एक और चीज़ जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे इदारे के अफसरान जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश कर रहे होते हैं उनकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई जाए, उनके लिए करियर जो है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं नई हुकूमत आती है, अगर उनके ऊपर केसेस होते हैं तो प्रेशराइज करके या तो दस्तबरदार कराने की कोशिश की जाती है या फिर तहकीक और तफ्तीश जो है उसका कम्प्लीटली जो है वो सिरे से ही गायब कर दी जाती है और कहा जाता है कि आप ना करें, जैसे डॉक्टर रिजवान के साथ किया। हमजा शहबाज साहब ने उनको कहा था कि वक्त बदल जाता है और हमारी भी दोबारा गवर्नमेंट आ सकती है। अब मैं इस सवाल का जवाब में वापस वो जो राजा आमिर साहब इमरान खान साहब की हुकूमत की तारीफ कर रहे थे कि इन्होंने बड़े मार्के सर अंजाम दिए हैं, और मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का वादा करके आए थे। ये जो आपका सवाल है उसका जवाब वापस हमें इमरान खान साहब की हुकूमत में देखना पड़ेगा कि भाई जब आपको हुक्मरानी मिली थी तो आपका काम था कि आप इंस्टीट्यूशंस को आजाद करते सियासी कैद से। आपका काम था कि आप इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करते कि इनके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो सके। आप इन इंस्टीट्यूशंस की इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन करते
इनको डीकंस्ट्रक्ट करके रिकंस्ट्रक्ट करते इस अंदाज से कि कोई भी बड़े से बड़ा तुरम खान आके इनको छेड़ ना सकता। 2 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ, दर्जनों मिसालें हैं हमारे सामने। एक रिसेंट जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनका पार्टी गेट स्कैंडल चल रहा है। बरतानवी पुलिस अपने प्राइम मिनिस्टर की तफ्तीश कर रही है। जुर्रत नहीं है बोरिस जॉनसन की, जुर्रत नहीं है कि वो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस में से किसी का तबादला कर सकते। आप तो जरा लगा के दिखाए, नाटका बंद कर देगी बरतानवी कौम इस बोरिस जॉनसन का, इसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। जिंदगी भर ये शर्मिंदगी की तस्वीर बना फिरेगा बरतानवी माशरे में। दूसरी मिसाल देख ले, साबिक इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू, उन पर उनकी अहलिया पर कुछ स्कैंडल्स बने थे। 2 साल वहां की पुलिस ने दोनों मियां बीवी को जलील किया, धक्के खाते रहे वो जाके पुलिस के दफ्तरों में, और प्रोटोकॉल के बगैर जुर्रत नहीं होती थी जाके वहां पे इसराइल के वज़ीर आज़म अपनी पुलिस को छेड़ सके या पुलिस चीफ का तबादला कर सके। ये सारा तमाशा नॉनसेंस स्टुपिडिटी इसी मुल्क में है और खत्म होने का नाम यहीं पे ही नजर आती है। बिल्कुल मोना, आप क्या समझती हैं, क्या वजह है? वैसे तो रिफॉर्म्स की बात कर दी है अमीर अब्बास ने, लेकिन हमारे इदारे इस कदर कमज़ोर, चंद के अलावा हमारे इदारे इस कदर कमज़ोर क्यों हैं कि जब हुकूमत बदलती है तो इनकी भी समत बदल जाती है? या ये जो हुकूमतें आती हैं ये ठीक करना ही नहीं चाहती, इन इदारों को अपने मकसद के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती हैं? ये आपने अच्छा डिस्क्लेमर दे दिया कि चंद के अलावा। तो ऐसा है कि ये चीज़ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो है, और मैं इसको बहुत अच्छा समझती हूँ कि चलें एक चीज़ जो नज़र आ रही थी, बेशक वो तासुर ही हो, तासुर भी तो नहीं जाना चाहिए ना इस तरह का कि किसी भी केस नहीं, विजिबल था ना, यही मैंने कहा कि विजिबल है कि तकर्रुर और तबादले तो हो ही रहे थे, हमारे सामने ही था। यस तो अच्छी बात है कि इसके ऊपर एक अगर सेफ साइड होने के लिए, या अगर उस तासुर को बार बार आप बोलें कि नहीं ऐसा नहीं। आपको याद होगा जब वो प्रोसिक्यूटर चेंज हुआ था FIA के केस का, तो उसके ऊपर पहले सब लोगों ने ये ब्रेक की वाली खबर कि इस केस से FIA ने अपने आप को दस्तबरदार कर लिया है और वो अपने आप माजरत कर रहे हैं इस केस को मजीद आगे कंटेस्ट करने से। FIA ने उसके ऊपर क्लैरिटी दी और उस पर कहा कि नहीं, हमने कोई ऐसा नहीं किया और हमने तो सिर्फ अपना प्रोसिक्यूटर चेंज किया है केस का, और जिन लोगों ने ये खबर दी है कि हम इससे पीछे हटे उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस हद तक मतलब FIA तो उसके ऊपर इस पे आ गया था कि वो उसको फेक न्यूज बता रहा था। अच्छा, ये इस तरह के केसेस उस वक्त आप देख लें, मतलब इस तारीख से पहले FIA ने AD चोटी का जोर लगाया था। ये बात अलग है कि इंडिक्टमेंट नहीं हो पा रही थी शहबाज शरीफ साहब की, जिसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ा, और ये वाकई ये एक चीज है जो अगर हो जाती है तो इसको हम लोग हतमी नतीजे तक पहुंचा पाते। अभी भी इंडिक्टमेंट फौरी हो जाए तो हमें इसका एटलीस्ट कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट नजर आएगा। यही बात है कि इसलिए इंडिक्टमेंट अवॉइड करे जाने के ऊपर जो तशवीश है सुप्रीम कोर्ट की, वो बिल्कुल ठीक है, वो होनी चाहिए, और इदारों को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो FIA जो पहले AD चोटी का जोर लगा रहा था इस केस को प्रूव करने के लिए, अगर इंडिक्टमेंट नहीं हो रही थी तो FIA क्या करता था हमें पता है। FIA अपने पसंदीदा कुछ चैनल्स और एंकर्स को वो पर्चे दे देता था और फिर वो अपने शोज चलाते थे इसके ऊपर कि ये इतने की टीटियां लग गई, इतने का लग गया, ये मकसूद चपरासी, ये सारा कुछ ना। तो ये भी किसी, मुझे नहीं पता कि ये किस जुमरे में आता है या ये किस कानून के तहत हो रहा था, ये भी गलत था, ये मीडिया ट्रायल है। तो ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं, अभी भी हो रही थी, वो भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। इस मुल्क में कोई सीधी, वही बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो सब टेढ़ी उंगली करके घी निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। मोना, अब तो घी भी खत्म हो गया इस मुल्क से निकालने के लिए, सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।